द स्ट्रॉन्ग आर नेवर रॉन्ग, समर्थ को नहीं दोष गोसाइयों, अर्थात समर्थ का कभी कोई दोष नहीं होता। आज जो मैंने ये टॉपिक लिया है वो है एडवर्ब क्लॉज, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण वह उपवाक्य जो क्रिया विशेषण का कार्य करे वो एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। इस क्लॉज को शुरू करते हैं हम निम्न शब्दों से। ये शब्द हैं वो जिनसे हम इनको शुरू करते हैं, क्रिया विशेषण वाले उपवाक्यों को। व्हेन अर्थ है जब, एज सून एज अर्थ है जैसे ही, टिल TILL टिल, टिल माने जब तक, अनटिल जब तक नहीं। इफ का अर्थ होता है यदि, अनलेस यदि नहीं, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट का अर्थ थोड़ा सा लंबा होता है, LEST कहीं ऐसा ना हो कि, सो दैट का अर्थ है ताकि, ऑल्दो का अर्थ है यद्यपि, सो दैट का अर्थ है इतना कि, बिकॉज का अर्थ है क्योंकि, वेयर का अर्थ है जहां, सो एज इतना जितना, आफ्टर का अर्थ है बाद में, और बिफोर का अर्थ है पहले। तो जब वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग हो तो आप समझ लें कि वो एडवर्ब क्लॉज होगा। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी हैं कि जो एडजेक्टिव क्लॉज में भी यूज हुए हैं और एडवर्ब क्लॉज में भी यूज हुए हैं। तो देखिए उसका अर्थ क्या है। एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग समय, स्थान, उद्देश्य, शर्त, परिणाम, तुलना के बारे में बताने के लिए होता है। फिर देखें, समय, स्थान, उद्देश्य, शर्त, परिणाम और तुलना बताने के लिए होता है एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग। अब हम सेंटेंस लेंगे। व्हेन इस समय बताने के लिए है। व्हेन आई रीच द होम, व्हेन आई रीच द होम द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा बच्चे खेल रहे थे। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है इस वाक्य में कि व्हेन के पश्चात दूसरे वाक्य में के पहले कभी भी देन नहीं आता, THEN देन नहीं आता। और इफ वाले वाक्य का जो दूसरा वाक्य होता है उसमें भी देन कभी नहीं आता। अर्थात इन चीजों में व्हेन के साथ और इफ के साथ जो अगला वाक्य है उसमें कॉमा का प्रयोग होता है, कॉमा लगाया जाता है, देन का प्रयोग नहीं होता। देन के स्थान पर कॉमा लगाया जाता है। देन का अर्थ होता है तब। When I reached the home, जब मैं घर पहुंचा, the children were playing, बच्चे खेल रहे थे। देखिए when से शुरू हुआ है तो ये वाक्य किसका हो गया, एडवर्ब क्लॉज। और क्या बता रहा है, समय। अब देखें अगला, although, although का अर्थ होता है यद्यपि। He is poor, यद्यपि वह गरीब है। Yet he is honest, फिर भी वो ईमानदार है। कंट्रास्ट का प्रदर्शन कर रहा है, कंट्रास्ट, तुलना कर रहा है दोनों चीजों की, कंट्रास्ट का प्रदर्शन है। Although he is poor, यद्यपि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है, रिश्वत नहीं लेता, ये अर्थ है। Yet माने फिर भी, he is honest, honest माने ईमानदार। तो although के साथ कभी भी बट का प्रयोग नहीं होगा।
ये नियम है। यट का प्रयोग होगा YET, और यट माने होता है फिर भी। ऑल्दो ही इज पुअर yet ही इज ऑनेस्ट। अब अगला वाक्य है शर्त का। शर्त का प्रदर्शन है इसमें। इफ यू पे, अगर तुम पेमेंट करते हो, पैसे देते हो, यू कैन टेक दिस साइकिल, तुम ये साइकिल ले सकते हो। इफ यू पे, अगर तुम पैसे देते हो, यू कैन टेक दिस साइकिल, तो तुम ये साइकिल ले जा सकते हो। इफ के बाद भी देन का प्रयोग नहीं होता। इफ वाले वाक्य के बाद जो दूसरा वाक्य है उसमें देन के स्थान पर कॉमा लगेगा, देन शब्द नहीं आएगा। अब अगला वाक्य भी शर्त का है। यू कैन नॉट पास, यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक नहीं तुम मेहनत करते तुम पास नहीं हो सकते। शर्त का वाक्य है यू कैन नॉट पास, जब तक नहीं तुम मेहनत करते। तो इसमें विशेष बात देखने की यह है कि अनलेस और अनटिल दो शब्द हैं ये, और दोनों में ही शुरू में अन लगा हुआ है, और अन का अर्थ खुद ही नॉट होता है। UN लगा हुआ है और UN का अर्थ खुद ही नॉट होता है। तो ऐसे वाक्यों में जिनमें अनलेस या अनटिल लग जाए कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते। तो देखें, यू कैन नॉट पास, अनलेस के बाद देखिए नॉट का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। अनलेस यू वर्क हार्ड। इस प्रकार से ये वाक्य बनते हैं। अब देखें अगला, उद्देश्य से परिपूर्ण वाक्य। वर्क हार्ड, मेहनत करो। वर्क हार्ड माने होता है मेहनत करो। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फेल, कि तुम फेल हो जाओ। अब लेस्ट का अर्थ जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, मैंने पहले भी बताया, कहीं ऐसा ना हो कि, लेकिन इसके साथ दो शर्तें भी चलती हैं। पहली शर्त कि लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग होगा, लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग होगा, और इसके बाद लेस्ट के बाद कभी नॉट नहीं आ सकता। ये दो नियम आपको याद रखने पड़ेंगे। लेस्ट के बाद शुड का तो प्रयोग होगा और कभी भी नॉट नहीं लगेगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ, असफल ना हो जाओ। फेल माने। अब देखें अगला वाक्य, शी वर्क्स हार्ड, ये उद्देश्य के लिए है। ये भी शी वर्क्स हार्ड सो दैट, सो दैट का अर्थ होता है ताकि, यहां पर ताकि इसका अर्थ है। शी मे स्टैंड फर्स्ट। अब देखिए इसमें शी वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करती है, वह मेहनत करती है। सो दैट माने ताकि, शी मे स्टैंड फर्स्ट, ताकि वो फर्स्ट आ सके, उद्देश्य छुपा हुआ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि सो दैट के बाद मे या माइट का प्रयोग होता है। पास्ट में माइट का और प्रेजेंट में मे का, इसका ध्यान रखना है। सो दैट के बाद जिसका अर्थ ताकि होता है उसके पश्चात मे या माइट का प्रयोग होता है। अब एक और वाक्य इनमें तुलना करने के लिए मैंने बनाया है इसी एडवर्ब क्लॉज का ही। ही इज सो फैट। अब देखिए सो दैट शब्द इसमें साथ साथ में आया है तो इसका अर्थ हो गया ताकि, लेकिन इसमें अर्थ ताकि नहीं है, इतना है। सो का अर्थ यहां पर इतना है और दैट का अर्थ है कि, इतना कि। ही इज सो फैट, वह इतना मोटा है, जिसमें परिणाम का प्रदर्शन किया गया है। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना मोटा है कि चल नहीं सकता। ही कैन नॉट वॉक, वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता। परिणाम देख लीजिए, कितना मोटा है, इतना मोटा है कि चल ना सके। ये परिणाम का प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। तो जिन वाक्यों में इस प्रकार का प्रदर्शन हो, समय का, स्थान का
उद्देश्य का, शर्त का, परिणाम का, तुलना का, तो समझ लीजिए कि वो वाक्य एडवर्ब क्लॉज का है। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।